अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एडिशनल एमसीक्यूज फ्रॉम द केमिस्ट्री। जिन बच्चों की तैयारी कुछ अच्छी चल रही है और वो मजीद इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तो याद रखें जहां पर आपके वो एमसीक्यूज जो कि एक्सरसाइज का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल एमसीक्यूज भी होने चाहिए ताकि एग्जाम में एक नंबर भी ना कट जाए। तो हम आज चलेंगे उन एमसीक्यूज को लेकर जो एग्जाम में आने के काफी सारे चांसेस हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज उसी तरह ही हैं जैसे कि हमें एमसीक्यूज दिए जा चुके हैं एक्सरसाइज में। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये एमसीक्यूज काफी ज्यादा हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा थोड़ा साथ साथ समझा दूं, ताकि अगर किसी किस्म का डाउट हो तो वो आपका दूर हो जाए। और अगर फिर भी किसी किस्म की कोई परेशानी है और आपको लगता है कि मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिएगा। बाकी जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उनको आने वाले बहुत अच्छे लेक्चर्स और जो गेस्ट पेपर्स हैं और इसके साथ साथ स्टडी प्लान्स भी चल रहे हैं और आपने यकीन देखे होंगे बहुत सारे मजीद भी आने वाले हैं, तो सब कुछ आपको मिल सके वक्त पर, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर चलेंगे। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कौन सी होगी, और शर्त यह है कि उसको आप मजीद तोड़ नहीं सकते, यानी सिंपल नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। साथ साथ मैं आपको आंसर देता चला जा रहा हूं, तो आप आंसर यहीं से देखते रहेंगे। व्हाट इज द फिक्स्ड रेशियो बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वेट के हिसाब से रेशियो लिखो। अब आप ये देखो, दो हाइड्रोजन का मैस 2 है और एक ऑक्सीजन का 16 है। अगर आप सिंपल करोगे तो 1:8 बनता है, तो ये इसका आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो भाई सोल्यूशन ऑफ वाटर, यानी solution of salt in water, इसका आंसर है। a mixture in which solute particle do not dissolve and settle down, ठीक है, सस्पेंशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आता है, कहता है कि स्टार्च, सॉल्यूशन एंड व्हाइट ऑफ एन एग, यानी कि सफेदी जो होती है अंडे की, आर कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। A solution that can dissolve more amount of the solute at a particular temperature is unsaturated, यानी कि अभी इसमें मजीद सलाहियत है डिसॉल्व करने की। How many grams of sodium chloride can dissolve in 100 gram of water at 20 degrees Celsius to give a saturated solution that is called 36 gram। अब 36 ग्राम आप कैसे करोगे? इसके लिए जस्ट हम एक बीकर लेंगे, इसमें हम पानी लेंगे, कितना, 100 ग्राम, और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और इसके अंदर सोडियम क्लोराइड हल करते जाएंगे हत्ता कि मजीद हल ना हो। जितना हल हो चुका है दैट इज कॉल्ड 36। ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप एज सच याद करेंगे। The branch of chemistry that deal with the carbon compound other than the simple salt like carbonates is organic केमिस्ट्री। देखो कार्बोनेट ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन तो होता है, जैसे कि HCO3, या यूं लिख लें Na2CO3, आपने ऐसे याद किया हुआ है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कार्बन तो इनमें भी है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं, तो इसलिए उसने कहा कि यहां पर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड अदर देन, इसके अलावा, किन के अलावा, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, इसके अलावा कुछ कार्बाइड्स भी होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब कार्बन की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सिंपल। थोड़ा सा जरा उसको यहाँ पर कार्बोनेट कर कर आपको कंफ्यूज किया गया है। नंबर 9, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, एनालिसिस के लिए काम आती है। नंबर नेक्स्ट है, who suggested the presence of a negatively charged particles was confirmed by। तो ये जॉन डाल्टन। the mass of the proton is how many times heavier than the electrons। 1836 times, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो 1840 times होता है heavier। according to Bohr's model the maximum number of electron that M shell can contain या accommodate is 18, ठीक है। m k l m तीसरे नंबर पर है। फॉर्मूला लगाओ 2n2, यानी n की जगह 3 लगाएं, तो 2 3 2, इसको हल करें, 3 3 9, 9 2 18। तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Number next, the nucleus of an atom contain more than what percentage of mass of atoms। देखो भाई, हम ही कहते हैं कि न्यूक्लियस वो जगह है जहां पर एटम का ज्यादातर मास कंसाइज करता है, तो वो है 99.9%। मतलब इसीलिए यही वजह है कि जब भी हम किसी भी एटम का मास लेते हैं तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही 99.9% ऑफ द मास रखते हैं। नंबर नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इन एन एटम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकालो। व्हाट इज द मास ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन इन अ किलोग्राम? तो ये भी आपके पास याद करने वाली रट्टा लगाने वाली बात है। 1.675 10 to the minus 27। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फर्स्ट शेल की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 1 और 2 n रेज़ टू पावर 2 के फार्मूला के हिसाब से n की जगह 1 लगा लो तो 2 आंसर आ जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास। इसको क्या कहते हैं? वो कौन सा एटम है जिसके जरिए से हम मास मालूम करते हैं रिलेटिव, यानी कि मवाजना करके, तो वो है कार्बन 12। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन का हिस्सा है। सब शेल पी कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? तो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। ठीक है, एस में कितने आते हैं? 2 पी में, 6 डी में, 10 एफ में, 14। नेक्स्ट है जी, विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक इन 1933। तो न्यूट्रॉन आपके पास आंसर है मौजूद। नेक्स्ट है जी, atoms decrease their energy and gain stability by obeying which rule? कहते हैं किस तरीके से एटम स्टेबल हो जाता है? तो उसका आंसर है ऑक्टेट रूल। ठीक है, और इसी तरीके से डुप्लेट रूल भी हो सकता है, लेकिन डुप्लेट रूल को बहुत कम एलिमेंट फॉलो करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, और बेरिलियम मैक्सिमम। तो ये ऑक्टेट रूल जो है वो ज्यादातर एलिमेंट्स फॉलो करते हैं या कह लें ओबे करते हैं। एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम, यानी कि अगर एक ऐसा बॉन्ड बन रहा है जिसको बनाने के लिए एक एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो हम इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और पेयर चूंकि एक आया है तो आंसर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। और यही चीज 2 अगर हो जाए तो डबल, और अगर 3 हो जाए तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इसका आंसर होगा। और अगर ये 1 काट दिया जाए, बस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा जाए, तो फिर आंसर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। 23. The species that provide the electron pair for a coordinate covalent bond is called donor। देने वाले को डोनर, लेने वाले को एक्सेप्टर या रेसिपिएंट बोलते हैं। Which molecule contain a triple covalent bond? तो नाइट्रोजन is an example। नाइट्रोजन make 3 bonds, यानी triple covalent bond। The tendency of a metal atom to lose their outer electrons easily। वो कौन से एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देते हैं? उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। Which one of the following is the most electronegative element in the periodic table? तो वो है जी फ्लोरीन, which इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 होती है, याद रखिएगा। The attractive force present between the molecules of polar compound like HCl are। तो वो कहता है कि यहाँ पर डायपोल डायपोल फोर्स हैं जो कि HCl, H और Cl में अगर देखा जाए तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइड होते हैं, जिन्हें पोल्स कहते हैं, इसीलिए हम इनको पोलर कंपाउंड भी बोलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। हाँ भैया, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द फ्लोरीन। क्यों? फ्लोरीन के साथ या हाइड्रोजन मिले ऑक्सीजन के साथ या मिले नाइट्रोजन के साथ, तो बनने वाली जो फोर्स होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट यानी फ्लोरीन समेत क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो जब भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर नेक्स्ट इज 29। विच टाइप ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन मेटल? मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, एम्पिरिकल फार्मूला। विच इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द बेंजीन? बेंजीन का फार्मूला C6H6 है। अगर 6 इसको सिंपल करें तो 1 1 बनता है, तो CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। द नंबर ऑफ 6.022 10^23 इज नोन एज, मतलब ये नंबर क्या कहलाता है? कि एवोगैड्रो नंबर कहलाता है, क्योंकि इसको एवोगैड्रो ने दिया था। नंबर नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ वाटर वेट एग्जैक्टली। 1 मोल पानी का वजन 18 ग्राम होता है। H2O, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, तो 18 हुआ। नंबर नेक्स्ट है, इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर रिटन ऑन विच साइड? वही लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास एरो है, ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? तो इसको आपने कैलकुलेट करना है। 2 हाइड्रोजन का और सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, 16 के हिसाब से, तो जमा करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा।
नंबर नेक्स्ट आता है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला में सिंपल H और O को सिंपलाइज कर दो, HO इसका फार्मूला बन जाएगा, विच इज द सिंपलेस्ट फार्मूला शोइंग द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. The actual number of the atoms present in the molecule is shown by actual formula को molecular formula कहते हैं because it shows all number of atoms. Number next is the sum of the atomic masses of all atoms in a one formula unit is called formula mass. ठीक है, एक फॉर्मूला मैस, जैसे हम H2O का फॉर्मूला मैस निकालते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन का मैस और ऑक्सीजन का मैस सम करते हैं. इसी तरह जितने बड़ा फार्मूला होगा बस सम करना है हमने को, तो सम करने के बाद जो हासिल होगा वो फार्मूला मैस होगा. द मैस ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस. एक मोल मैस को मोलर मैस बोलते हैं. नंबर नेक्स्ट इज अ केमिकल रिएक्शन accompanied बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट. हीट के निकलने के साथ होने वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक. द टोटल अमाउंट ऑफ thermal energy stored in a compound is known as enthalpy. What is the sign of del H uh, for an endothermic reaction? यानी साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा del H के साथ. तो याद रख लो जब भी रिएक्शन ऐसा हो कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो तो प्लस होगा, जमा हो जाए समझ एनर्जी, जमा या पॉजिटिव, इसका आंसर है. द मिनिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग पार्टिकल्स मस्ट हैव फॉर सक्सेसफुल कोलाइजन इज एक्टिवेशन एनर्जी. ये हमने पढ़ा था कि ये आपके पास एक तरह का ग्राफ है. इस ग्राफ में शो होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाने के लिए हमें एक खास एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. फिर नंबर नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने बेटा समझाया हुआ है आपको टॉपिक्स के अंदर, जिनको लोगों को कोई चैप्टर नहीं आते हैं वो जरूर तौर पर सीख लें. इसे मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप देख सकते हो. What is the sign of del H for endothermic? ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव. द मिनिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग पार्टिकल्स, ये भी हो गया दी एक्टिवेशन एनर्जी. नंबर नेक्स्ट इज 44. द स्टेट known at the peak of the energy curve in the reaction profile is ट्रांजिशन स्टेट. वही वाली बात है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट अगर पहुंचे तो ये जगह पर जो आपके पास पॉइंट है ये कौन सी स्टेट कहलाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. नंबर नेक्स्ट इज दैट which process splits one molecule of glucose into two molecules called glycolysis. Glycolysis क्या करता है, एक ग्लूकोज को दो नए मॉलिक्यूल्स में यानी पायरुवेट में तोड़ देता है. A catalyst increase the rate of reaction by decreasing activation energy. यानी जो यहां तक जाना होता है एनर्जी, उस एनर्जी को कम कर देता है कौन, कैटलिस्ट. ये वाली बातें हमने पढ़ी हुई हैं इसलिए मैं इसको ज्यादा तफसील से नहीं बता रहा हूँ, बस आप याद कर लें और हिट दे रहा हूँ साथ साथ. रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन बीइंग इज व्हाट टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस. तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्यों, देखो अगर आप रेस्पिरेशन करोगे या आप कह लो भागोगे दौड़ोगे, खुराक से एनर्जी तैयार करोगे तो हीट बाहर भी निकलेगी बॉडी से. तो ये आपको बताया जा रहा है कि हीट बाहर निकलती है और ये आपका या आपके जिस्म की एनर्जी को कम कर देती है. इसलिए आपको भूख लग जाती है तो खाना खाने के बाद जब भी खाना रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी तैयार करेगा आपको फिर खाना खाना पड़ेगा. ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड इज ऑलवेज इन एंडोथर्मिक प्रोसेस. क्योंकि देखो अगर आपके पास एक बॉन्ड है ए और बी, आप उसे तोड़ेंगे एनर्जी देनी पड़ेगी तब ही वो अलग होंगे. तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है देन दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. The number next is enthalpy is measured in which unit? Kilojoule per mole में ज़्यादातर आपने पढ़ा है. A reaction in which the products react to give back to the reactant is called reversible reaction. The reversible reaction are denoted by, so हम शो करते हैं डबल एरो से. फिर नंबर नेक्स्ट आता है इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है, यानी ये रिएक्शन नहीं करते, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. अल्कली मेटल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. तो बात यह है कि पहले ग्रुप के आखिर में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे ग्रुप के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होगा. डाउन द फर्स्ट ग्रुप अगर हम नीचे चलते हैं अल्कली मेटल में द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है, मेटल बिकम सॉफ्ट एंड सॉफ्ट. नंबर 2 82 which group 17 element exist as a gray black shining crystal. तो आपको याद रखना है it is iodine. Element in the group 17 are called halogens. Halogen act as strong oxidizing agent जबकि alkali metal reducing agents होते हैं. Which noble gas has only 2 electrons in the valence shell? Helium. हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ट्रांजिशन मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलते रहते हैं. यानी
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी और 7 तक जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैंगनीज की, तो आपको ये डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में मिलेगा, या कह लें इनकी डिफरेंट वैलेंसी होगी, ऐसे सांस समझ लीजिए। नंबर 87, विच नोबल गैस इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन अनरिएक्टिव एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड आर्गन। आर्गन एक ऐसा नोबल गैस है जिसके रिएक्ट करने के चांस ना होने के बराबर है, या ऐसे कह लीजिए कि अगर किसी जगह पर ऑर्गन की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो हम उस एटमॉस्फेयर को इनर्ट या अनरिएक्टिव एटमॉस्फेयर कहेंगे। क्लोरीन इज व्हाट कलर गैस इज अ येलोइश ग्रीन। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे HF से HI डाउन द ग्रुप चलें तो इन डिक्रीज करती है। यानी सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी हरारत के ऊपर कौन अपने आप को बरकरार रख सकता है, वो है HI। सबसे कम सलाहियत है इसकी, क्योंकि HI के दरमियान बॉन्ड बहुत ही वीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? 21%। नंबर नेक्स्ट इज विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर ओपन। यानी जब आप कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट या लेमन की बोतल ओपन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? इट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन ppm। ठीक है, यानी ppm कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन पार्ट में कोई चीज कितनी मिकदार में मौजूद है, अगर वो एक मौजूद है तो उसे कहेंगे 1 ppm। ठीक है, ये मैंने ऐसे रफ्ता आपको बता दिया है, तो याद कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एयर पोल्यूटेंट इज ऑफन एक्सप्रेस, हो गया जी। 93, विच पोल्यूटेंट इज एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस that stop red blood cell from carrying oxygen? It's carbon monoxide। मतलब अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस लेना शुरू किया तो फिर आपको मजीद हवा से ऑक्सीजन कैरी करना मुश्किल हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट, द सस्पेंशन ऑफ अ स्मोक इन फॉग इज नोन एज स्मोक। यानी फॉग, ये जो फॉग और स्मोक को जमा कर लें तो आपको स्मोक मिलता है। ये स्मोक की डेफिनेशन भी है। रेन वाटर इज कंसीडर्ड एसिड रेन। एसिड रेन कब कहलाता है? एसिड या कह लें बारिश जो बरस रही है उसका 4.2 से 4.4 यानी 4 के लगभग होना चाहिए pH को, तब हम कहते हैं कि वो रेन एसिड रेन है। विच ऑक्साइड आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जी सबसे ज्यादा अहम, जो कि एसिड रेन की वजह बनते हैं। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। एसिड रेन causes damage to building and statues made of limestone, क्योंकि limestone एसिड से रिएक्ट कर लेता है। Which pollutant gas causes breathing difficulties? तो वो है जी oxides of sulfur। Number next, major source of air pollutant like carbon monoxide and sulfur dioxide is combustion of fossil fuel। जब भी लकड़ी आग ईंधन जलेगा तो ये ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। द सेल्फ लीकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल फोर वैलेंसीज जस्टिफाई हो जाएं तो वो अल्केन बन जाते हैं, क्योंकि अल्केन में हमेशा कार्बन अपने जैसे और कार्बन या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और इसकी चार वैलेंसियां नजर आ रही होती हैं, तो ये अल्केन्स हैं। मतलब अगर बात यूं की जाए कि कार्बन अपनी चारों वैलेंसी से न जुड़ा हो, वैलेंसी चार ही रहेगी लेकिन डबल बॉन्ड मौजूद हो या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। और अगर ऐसा सिर्फ कार्बन कार्बन जुड़ रहे हैं तो वो सैचुरेटेड कहलाता है। बहरहाल ये मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जिक्र कर दिया। तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड, अल्कीन अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड। ये भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या होगा? मीथेन। सबसे सिंपलेस्ट होता है अल्केन, और अल्केन में सबसे सबसे पहला आपके पास अल्केन मीथेन है जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन होता है। व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन? ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, और CnH2n ये अल्कीन का है और ये अल्काइन का है। Number next, the root word for a hydrocarbon containing 3 carbon atom is prop। ठीक है, मेथ एक कार्बन के लिए, एथ दो कार्बन के लिए, prop तीन कार्बन के लिए, ब्यूट चार कार्बन के लिए। नंबर नेक्स्ट, अल्केन्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज पैराफिन। पैरा कहते हैं पैरम कम, एफेंस का मतलब होता है एफिनिटी रगबत मोहब्बत, तो ये कम मोहब्बत दिखाते हैं, कम रिएक्शन करते हैं। और द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप हायर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर वन इज कॉल्ड क्रैकिंग। बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़कर छोटा करना क्रैकिंग कहलाता है। द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू अल्केन इज कैरिड आउट यूजिंग जिंक HCl। इन दोनों की मौजूदगी में हम रिडक्शन कर सकते हैं। द सुफिक्स used in the ionic name for the alkane is ANE। हमेशा आपको हर अल्केन के लिए आखिर में एन लगाना पड़ेगा, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डीकेन। और विच कैटलिस्ट इज यूज्ड
फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स वो होता है जी निकल। तो यहाँ तक था आज का ये एमसीक्यू का सफ़र। इंशाल्लाह मैं कुछ एमसीक्यूज़ आपको वक़्त के साथ मज़ीद भी दूँगा। अगर आपने इसको वीडियो को लाइक भी किया और आपको अच्छा यानी आप इसका इसका अच्छा रिस्पॉन्स देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह इसके साथ-साथ आपको मज़ीद बहुत सारी मालूमात भी देते रहेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।